नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता का समाधान खोजना है। चिंता है सुरक्षा की, सुरक्षा जो पुलिस के भरोसे है। एक परिस्थिति आपके सामने रखती हूं। मान लीजिए आप दंगा करती भीड़ के सामने फंसे हो, सामने पुलिसकर्मी दिखे, उसके हाथ में एंटी रायट गन दिखे, आपको लगेगा कि अब तो आप सुरक्षित हैं। लेकिन यही भरोसा अभी एक घटना के बाद डगमगा गया है, जहां अपनी कमी को समझने के बाद सुधारने की जगह यूपी की संत कबीर नगर पुलिस ही आंगन टेढ़ा बता रही है। बदमाशों की बंदूक सबसे खतरनाक नहीं होती, अपराधियों की गोली भी बहुत खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक हो जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस की किसी जवान का बंदूक हाथ में उठाना और गोली भरने का तरीका भूल जाना। सबसे खतरनाक होता है सुरक्षा देने का जिन पर भरोसा हो उन्हीं का बंदूक तक लोड न करना आना। क्रिमिनल का समाज में होना डराता है, लेकिन खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है जरूरत पड़ने पर पुलिस का अस्त्र चलाने में फेल हो जाना। सबसे खतरनाक होता है कमियों को सही करने की जगह कमी दिखाने वाले पर सवाल उठाने लग जाना। कैसे करोगे सर? ये है क्या, इससे क्या निकलता है सर? इससे आवाज निकलती है। आवाज तो हर बंदूक से निकलती है, इससे क्या निकलता है? चलो ठीक है, अब चलिए। डीआईजी का सवाल बंदूक से क्या होता है? पुलिसकर्मी का जवाब, सर बंदूक से आवाज आती है। आवाज तो हर बंदूक से निकलती है। मंगलवार से उत्तर प्रदेश पुलिस का मजाक बन रहा है, लेकिन दस्तक देकर हम कहते हैं कि यह मुद्दा मजाक का नहीं है, पूरे प्रदेश के लिए चिंता का है। जिस देश में एक पुलिसकर्मी के ऊपर 641 नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा हो, अगर वहां वही एक पुलिसकर्मी बंदूक से क्या होता है का जवाब आवाज निकलती है देगा, तो क्या जनता सुरक्षित महसूस कर पाएगी? जिस देश में 1 लाख लोगों की सुरक्षा के लिए औसत 156 पुलिसकर्मी ही होते हैं, वहां अगर पुलिसकर्मी हथियार चलाने के परीक्षण को बूझो तो जाने की तरह लेने लगेंगे, तो क्या जनता सुरक्षित महसूस करेगी? मंगलवार से चर्चा में आई इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में खलीलाबाद थाने में बाईं तरफ खड़े हैं आर के भारद्वाज, डीआईजी हैं। थाने में पुलिस की तैयारी का निरीक्षण करते हैं। यहीं पर एंटी राइट गन कैसे चलाएंगे के जवाब में सामने आए डीआईजी और पुलिसकर्मी की बातचीत ने आम आदमी के मन में भारी शंका पैदा कर दी। हथवा बढ़ा देते हैं। ऊपर से डालेंगे, ऐसे ऐसे डालेंगे, तुम डालो और उधर डालिए ना। गन में नली की तरफ से गोली डालने का ज्ञान सुनते ही डीआईजी स्तब्ध थे। पीछे खड़े दूसरे अधिकारी माथा पीटते दिखे। ये 12 बोर की एंटी राइट गन है, जो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें से छर्रे निकलते हैं जो भीड़ को तितर बितर करते हैं। लेकिन इसी गन को पता चला कि चलाना तो दूर, गोली भरना भी पुलिसकर्मी नहीं जानते। फिर डाल दिया, फिर उसके बाद क्या करोगे? बोल्ट चढ़ाएंगे सर, फिर शिस्त लेंगे सर, शिस्त लो, शिस्त लो, फिर करो। अब कौन मरा? सर ऐसे मरेगा बिल्कुल सर। ब्लैंक का तो डाला किसने सर? ब्लैंक का मतलब फायर करने के लिए सर, चोट न लगे। फायर करने के लिए चोट न लगे, मतलब ऐसा फायर जिससे चोट न लगे। 2021 तक के संसद के दिए आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश देश का वो राज्य है जहां प्रति 1 लाख की आबादी पर 183 पुलिसकर्मी की मंजूरी है। हकीकत में 1 लाख लोगों की सुरक्षा के लिए 133 पुलिस वाले ही उत्तर प्रदेश में हैं। यानी एक पुलिस वाले के जिम्मे उत्तर प्रदेश में 751 लोगों की सुरक्षा है। अब सोचिए जरा आप, अगर वही एक पुलिसकर्मी संत कबीर नगर के इनके जैसा हो, जिसके सामने अपराधी हो, अपराधी के सामने आम आदमी हो, और हथियार होने की बजाय उसे लोड करने की जगह ये पुलिसकर्मी बाएं दाएं देखने लगी, हथियार को लोड करने में मदद मांगने लगेंगे,
तो क्या आम आदमी सुरक्षित रह पाएगा? यूं तो उत्तर प्रदेश में एक नहीं बल्कि कई तरह के सुधारों की आवश्यकता पुलिस विभाग में है। संसद के ही आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के 75 थानों में पुलिस के लिए कोई गाड़ी नहीं है। उत्तर प्रदेश के 75 थानों में पुलिस के पास टेलीफोन की सुविधा नहीं। यूपी जैसे बड़े राज्य में 18 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ही हैं, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में इससे 2 से 3 गुना स्टेशन हैं। देश में सबसे अधिक पुलिस के खाली पद भी उत्तर प्रदेश में ही हैं। सुधार की जरूरत इन सभी जगहों पर है, लेकिन उससे भी ज्यादा सुधार यूपी पुलिस को अपने भीतर पहले समस्या को स्वीकार करने के लिए करना होगा। कमी को खारिज करना, पल्ला झाड़ लेना सही तरीका नहीं होगा। क्या ट्रेनिंग के नाम पर पुलिस वालों को उत्तर प्रदेश में अधूरा ज्ञान देकर पोस्टिंग कर दी जा रही, जहां पुलिस वालों को नहीं पता कि भीड़ को नियंत्रित करने वाली गन की गोली आगे से डाली जाएगी या पीछे से? कैसे पुलिस वाले जनता को सुरक्षा देकर शहर सुरक्षित रख पाएंगे? जहां अपराधी सामने आ जाए तो पुलिस वाले गन ऊपर नीचे दाएं बाएं करके दूसरे साथियों से गन लोड करने में मदद मांगेंगे। आज तक ने दस्तक देते हुए जब यूपी पुलिस की ट्रेनिंग में कमियों का सवाल उठाया, डीआईजी आर.के. भारद्वाज कमियों को सुधारने का भरोसा देते हैं, लेकिन संत कबीर नगर की पुलिस कहती है नली से गोली डालने का वीडियो भ्रामक है। पहले डीआईजी को सुनिए। कोतवाली के अंदर में जो भी निरीक्षण के अंदर में खामियां मिली हैं, वो खामियां कहीं ना कहीं ट्रेनिंग या रिहर्सल न होने का ही नतीजा था। और हम लोग ये रिहर्सल और प्रैक्टिस उन परिस्थिति के लिए करते हैं जो भविष्य में कभी भी हो सकती है। हमने ये प्रैक्टिस इस चीज के लिए कराई थी कि अगर विषम परिस्थिति भविष्य में अगर होती है तो हम उसके लिए कितना तैयार हैं। वहां पर कोई कमी अगर आई है, जैसा कि जो आप बता रहे हैं, जो कमी आई है, उसी चीज की कमी को अब हम लोग पूरा करेंगे विद रिहर्सल, विद प्रॉपर ट्रेनिंग, जो कि पहले नहीं हुई थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले निरीक्षण के अंदर में हमें ये कमी नहीं मिलेगी। अब सवाल सीधा सा, जब डीआईजी मानते हैं कि ट्रेनिंग में पुलिस वालों की कमी है, तब फिर क्यों संत कबीर नगर की पुलिस वीडियो को भ्रामक बताकर पल्ला झाड़ने लगती है? देखिए ये पोस्ट, ये संत कबीर नगर की पुलिस की तरफ से आती है। इसमें लिखा जाता है कि जो कुछ न्यूज चैनल पर और सोशल मीडिया में बताया जा रहा है वो भ्रामक है, इस दावे के साथ कि पुलिस वायरल वीडियो का खंडन करती है। कमियां वायरल हो जाएं तो उन्हें सुधारा जाता है, लीप नहीं दिया जाता, ये बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं। फिर संत कबीर नगर का नया वीडियो और पुराना वीडियो दोनों एक साथ सुनिए, देखिए। हाथमा बढ़ा दो, ऊपर से डालेंगे, ऐसे कैसे डालेंगे? तुम डालो, अंदर डालिए ना। इस कार्टिज को चेंबर के अंदर डायरेक्ट लगाते हैं। चेंबर में डायरेक्ट लगाने का कारण इसलिए है क्योंकि मैगजीन में अगर इसको लगाते हैं तो इसमें बुलेट नहीं होता है, तो मैगजीन से ये रिलीज होकर चेंबर में नहीं आएगी, इसीलिए हमने इसको चेंबर में डायरेक्ट लगाया। और प्लास्टिक प्लेट इसको लगाया और ये कॉक किया, ये फायर के लिए तैयार हो गई है। ये है प्लास्टिक प्लेट, जिसको बैरल के ऊपरी हिस्से से इसको लगाना है और ये फायर के लिए शस्त्र तैयार है। नया वीडियो जारी करने से क्या कमियां छिप जाएंगी, जिन पर 20 करोड़ जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है? कम से कम वो गलती खुद नहीं मानते तो अपने ही पूर्व डीजीपी को सुन ले। इनके हाथ में ये कदाचित रबर बुलेट फायरिंग राइफल है, उन्होंने कभी जीवन में नहीं देखा है, क्योंकि अगर जीवन में देखा होता तो उसके पकड़ने का तरीका, कारतूस कहाँ लगाया जाता है, कैसे शिस्त ली जाती है, इसका कम से कम क ख ग घ तो आता होगा। लेकिन यहां तो क ख ग घ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुझे ये लगता है कि इस उपनिरीक्षक को प्रशिक्षण में कभी भी ये राइफल कभी देखने को नहीं मिली है। ये तो ऐसा लग रहा है ये क्या जगह है दोस्तों। और अगर नाल के अगले सिरे से अगर कारतूस डाला जा रहा है, इसको कहते थे मजल लोडर, जो 150 साल पहले बंदूकें आती थी, उसमें बारूद छर्रे डाल करके, सरिया डाल करके, कारतूस का शक्ल बना करके तब पलीता लगाया जाता था पीछे से। वो इन्होंने लगता कहीं सिनेमा में देखा होगा तो अपने कयास से इन्होंने ये किया, लेकिन जिंदगी में न इन्होंने कभी प्रैक्टिस किया है, न चलाया है। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इन्हें क ख ग घ भी नहीं आता है। जिनके भरोसे लॉ एंड ऑर्डर को सरकार और पुलिस विभाग के मुखिया लखनऊ से चाक चौबंद बताते हैं, वही पुलिस वाले कैसे भरोसे में पलीता लगाते हैं, उसकी ये तस्वीर भी है।
जहां गन लोड करना भी दरोगा लोग नहीं दिखा पाए। अब ये भी अगर संत कबीर नगर की पुलिस को भ्रामक लगता है तो अपने मौजूदा डीआईजी को भी सुन लें। ऐसा प्रकरण जो कोतवाली संत कबीर नगर के अंदर में आया था, वो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारी ट्रेनिंग और हमारी जो रिहर्सल है उसको और कराए जाने की आवश्यकता है। लोगों ने पूरे रेंज भर के अंदर में जितने भी पुलिस अधीक्षक उनको निर्देशित किया है कि प्रत्येक संडे को अपने थाना स्तर पर भी ये लोग एंटी राइट रिहर्सल कराएं और लोगों को प्रशिक्षित कराएं। रिहर्सल ही ना हो, जवाबदेही भी तय हो, वरना क्या पता जब आम आदमी को दंगा करती भीड़ या किसी अपराधी से बचाने की नौबत आए तो जनता के पैसे से महीने का वेतन पाने वाले कोई पुलिसकर्मी नाल से गोली डालने की गलती कर बैठे या गन लोड करने की कोशिश ही करते रह जाएं। एक कहावत है, रस्सी जल गई बल नहीं गया। ये कहावत आज इसीलिए याद करानी पड़ती है क्योंकि अपराधी माफिया सजा याफ्ता मुख्तार अंसारी, जिसे यूपी में 40 साल के अपराध के इतिहास में पहली बार सजा मिली, जिस मुख्तार अंसारी के वर्चस्व और माफिया राज के दम पर कमाई गई अवैध काली कमाई और संपत्ति पर कानून का बुलडोजर चला, वो मुख्तार अंसारी अब भी कहता है कि उसकी कश्ती को भंवर में न समझा जाए। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद अपराधी प्रयागराज कोर्ट में पेशी के बाद निकलता है, कहता है कर रहा है मेरे आदमी का दबाव, दुनिया समझ रही है कश्ती भंवर। हाथ जोड़ते सफेद कपड़े में निकला मुख्तार अंसारी मीडिया के सामने ये बताने की कोशिश करता है कि वो डरा नहीं। एक दुर्दांत अपराधी अपनी तनी हुई मूंछों और चुटीली मुस्कान के साथ शेर पढ़ते वक्त ये भूल जाता है कि कश्ती अब भंवर में डूबने वाली नहीं, डूब चुकी है। इस वजह को जान लीजिए। 4 साल के भीतर उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की 448 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। मुख्तार ही नहीं, मुख्तार की पत्नी, बेटे, भाइयों की भी अवैध संपत्ति पर या तो बुलडोजर चल चुका है या फिर कुर्की हो चुकी है। पिछले 2 साल में मुख्तार की 11 संपत्ति कुर्क हुई है। कानून के उसी बुलडोजर से लगातार कुचले जाते अपने अपराध के वर्चस्व को ढहता देख मुख्तार ये शेर पढ़कर गलत फहमी में कहता है कर रहा है मेरे आदमी का दबाव, दुनिया समझ रही है कश्ती भंवर। मुख्तार अंसारी पर अभी उत्तर प्रदेश में 52 मामले चल रहे हैं, 15 में ट्रायल हो रहा है। मुख्तार अंसारी का खौफ गवाहों में बहुत रहा है, लेकिन सच ये भी कि 40 साल से अपराध के मामलों में नाम जिस मुख्तार अंसारी का आता रहा, उसे पहली बार 7 साल की सजा इसी वर्ष मिल पाई है। कोई अपराधी, कोई माफिया, कोई गुंडा, कोई हत्यारा अगर यह समझता है कि वो गुंडाई के बल पर सब कुछ बदल करके रख देगा तो वह युग चला गया है। अब मोदी योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का युग है। अपराध करने वाले, जमीन कब्जा करने वाले, शराब के माफिया हों, नकल के माफिया हों, खनन के माफिया हों, उनका भविष्य खतरे में। उत्तर प्रदेश में 5 साल के भीतर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफियाओं की 4000 करोड़ की अवैध संपत्ति वाले साम्राज्य को बुलडोजर से ढहाया गया है या कब्जा मुक्त किया गया है। कानून की लगातार पड़ती दस्तक के आगे इसीलिए अपराधियों की मुख्तारी डूबने लगी तो वो शायरी करने को मजबूर नजर आए। 2024 की उड़ान और नीतीश सरकार का नया विमान। बिहार में आज दिन भर यह खबर सुर्खियां बटोरती रही जब पता चला कि नीतीश सरकार एक नया हेलीकॉप्टर और 12 सीट वाला जेट खरीदने जा रही है। अब बीजेपी का दावा है कि जनता के पैसे से 2024 में देश में प्रचार के लिए नीतीश कुमार जेट विमान खरीद रहे हैं। 2024 के चुनाव में नीतीश की उड़ान कितनी बड़ी होगी, अभी सब कुछ हवा में, लेकिन जो जमीन पर है वो है सवाल। क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष की तरफ से विकल्प वाला चेहरा बनने की उड़ान अब नए हेलीकॉप्टर और जेट विमान से भरने वाले हैं? सवाल की वजह बीजेपी का आरोप, वो आरोप जो नीतीश सरकार के कैबिनेट में हुए फैसले के बाद आया। तय हुआ है कि बिहार सरकार एक नया हेलीकॉप्टर और 12 सीटर वाला जेट प्लेन खरीदेगी। राज्य सरकार ने अपना हेलीकॉप्टर और अपना एयरक्राफ्ट, जेट इंजन का एयरक्राफ्ट क्रय करने का निर्णय लिया। राज्य सरकार के पास जो पूर्व में उपलब्ध हेलीकॉप्टर था वो अभी बहुत साल पुराना हो गया और खराब पड़ा है, और आज की आवश्यकता के अनुसार
एक नया हेलीकॉप्टर और एक जेट इंजन एयरक्राफ्ट जो है उसके क्रय की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। नीतीश सरकार के नए हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन खरीदने के फैसले भर से बीजेपी ने सवाल उठाया। पूछा आखिर बिहार के 4 जिले छोड़ दे तो कहां लैंड कराएंगे जेट प्लेन। नीतीश जी, इस 250 करोड़ के जेट प्लेन का इस्तेमाल कहां होगा? दरभंगा, पूर्णिया, पटना, गया, इनको छोड़कर वो प्लेन कहां जाएगा? बिहार में कोई ऐसा रनवे नहीं है इन 4 जगहों को छोड़कर जहां पर कि जेट प्लेन लैंड कर सके। तो आखिर इसका मकसद क्या है? इसका मकसद एकमात्र है कि आपका जो सपना है जो कभी पूरा नहीं होने वाला प्रधानमंत्री बनने का, तो विपक्षी दलों को एक करने की जो देशव्यापी दौरा करने की आपकी जो योजना है, उसी में बिहार के गरीबों के धन के उन्हीं के पैसे का इस्तेमाल इस प्लेन को खरीदने के लिए किया जाएगा। नीतीश कुमार जी के प्रयासों से जो विपक्षी एकजुटता सुनिश्चित होने वाली है, इससे इनकी बुरी हार होगी। इसीलिए इस तरह भांति प्रकार की बातें कह रहे हैं। जहाज हेलीकॉप्टर खरीदिए, लेकिन बिहार के गरीबों की चिंता करिए। रोज वो हत्या नहीं हो, मारे नहीं जाए। देखिए वो जहां घूमना हो घूमे। 24 में कोई वैकेंसी नहीं नीतीश बाबू। बिहार सरकार का दावा है कि उसके पास पहले से जो हेलीकॉप्टर हैं, वो अभी तकनीकी खराबी की वजह से मरम्मत के लिए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सियासत को नई उड़ान देने के लिए इस विमान को खरीदने का फैसला किया है और ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 2024 में उनका ये विमान हवा में केवल हिचकोले ही खाता है या फिर इसकी दिल्ली में सेफ लैंडिंग भी होगी। रोहित सिंह, पटना, आज तक। गौतम अडानी दुनिया के नंबर 3 और भारत के सबसे अमीर कारोबारी, जिनका नाम लेकर सियासत में कई आरोप बीजेपी पर विपक्ष लगाता है। आज तक पर गौतम अडानी से उन्हीं आरोपों पर सीधा सवाल हमने पूछा, उनका जवाब सुनिए। How would you respond to your critics who say that your rise and your meteoric rise was because of Prime Minister Narendra Modi? See, Prime Minister Modi and myself both are coming from state of Gujarat, and that makes me the easy target of such baseless allegations. When I look back at my entrepreneurial journey, I can divide it into 4 phases. Many will be surprised to know that it all began during the tenure of Sri Rajiv Gandhi as the Prime Minister, when he first liberalized the EXIM policy, and for the first time, several items were brought in the open general license list. Turning point was in 2001, when Gujarat witnessed a massive focus on development under Chief Minister Narendra Modi ji. His policies and their implementations went on to not only change the economic landscape of the state, but it also brought social transformations and development of previously underdeveloped areas. It also allowed industries and employment to take off like never before. Today, under his able leadership, we are seeing a similar resurgence at the national and international levels, where a new India is now asserting itself. It is unfortunate that such narratives are being pushed against me. As I explained, these allegations are baseless. There are also concerns that banks, including public sector banks, have had huge exposure to Adani debt.
How do you respond to such concerns? Raj, this is a good question. People raise concerns without verifying the facts. And the fact is, 9 years ago, out of our total debt, 86% was lending from Indian banks. But now, the exposure of Indian banks in our total lending is reduced to only a level of 32%. Almost 50% of our borrowing is now through international bonds. You will appreciate that international investors are a very astute and subscribe after proper due diligence and deep study. अमेरिका में हर साल क्रिसमस और नए साल पर बर्फबारी होती है, सर्दी भी पड़ती है, लेकिन इस बार की बर्फबारी ने अमेरिकी लोगों को न सिर्फ हैरान किया बल्कि लाखों परिवारों की जिंदगी को मुश्किलों से भर दिया। 60 से ज्यादा परिवारों को तो इस बार का बर्फीला तूफान जिंदगी भर का गम दे गया। सबसे अधिक मौतें न्यूयॉर्क की बफलो सिटी में हुई हैं। यहां अब तक 28 लोगों की जान जा चुकी है। बर्फ में दबी गाड़ियों में भी लोगों के शव मिल रहे हैं। अमेरिका के बर्फीले तूफान ने पेट्रोल पंप को गिरा दिया। अमेरिका के बर्फीले तूफान ने रेस्तरां को बर्फ के महल में तब्दील कर दिया। अमेरिका में बर्फीले तूफान ने इंसानों को जमा दिया। अमेरिका में जैसे जैसे बर्फीले तूफान का कहर थम रहा है, बर्फ हटाने का काम इमरजेंसी स्तर पर किया जा रहा है। 23 दिसंबर के बाद आए सदी के सबसे भयानक बर्फीले तूफान ने क्या तबाही मचाई है, उसकी दर्दनाक कहानियां अब सामने आ रही हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये बफेलो शहर में फंसी एक अमेरिकी लड़की का आखिरी वीडियो है। एंडल टेलर नाम की ये लड़की अपनी गाड़ी का शीशा खोलती है और सड़क पर सिवाय बर्फ के कुछ और नजर नहीं आता। 23 साल की एंडल टेलर की कहानी बहुत दर्दनाक है, क्योंकि बर्फीले तूफान में फंसने के बाद उसकी लाश 18 घंटे बाद गाड़ी से बरामद की गई। बफेलो में एंडल टेलर काम से घर लौट रही थी, तभी उनकी कार बर्फीले तूफान में फंस गई। उन्होंने अपने परिवार को आखिरी बार शुक्रवार दोपहर को कार से ही वीडियो कॉल किया, जिसमें उन्होंने अपनी बहन से कहा कि मैं काफी डरी हुई हूँ। 18 घंटे बाद एंडल की लाश उसी कार से मिली। एंडल टेलर के इस आखिरी वीडियो में वो कार में बुरी तरह बर्फ में फंसी दिख रही हैं। खिड़की के बाहर बर्फीली हवाएं भी साफ नजर आ रही हैं। 23 साल की बेटी को गंवाने के बाद एंडल टेलर का परिवार बेहद दुखी होने के साथ साथ प्रशासन को लेकर आक्रोशित है, क्योंकि उनकी बेटी 18 घंटे तक एक गाड़ी में फंसी रही। प्रशासन से बार बार मदद मांगी गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। प्रशासन की टीम जब पहुंची तो काफी देर हो चुकी थी। अमेरिका में इस बार के बर्फीले तूफान ने जो कहर बरपाया है, उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। इस शहर पर क्या बीती है, उसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये एक दुकान थी, लेकिन अब ये किसी बर्फ के महल जैसी लगती है। आसपास भी आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही देखने को मिलेगी, लेकिन खूबसूरत सी दिख रही इस तस्वीर का कड़वा पहलू कई परिवारों की खुशियों का मातम में बदलना है। ये बफेलो में रहने वाले विलियम क्ले की तस्वीर है, जो बर्फीले तूफान में ऐसे फंसे कि दोबारा घर लौटकर नहीं जा पाए। बफेलो में विलियम क्ले अपने बर्थडे के दिन घर के बाहर तूफान में फंस गए। उनकी बहन सोफिया ने लोगों से मदद मांगी। काफी देर बाद विलियम की बॉडी मिली। सोफिया ने लिखा, 2022 के बर्फीले तूफान में मेरे भाई ने बर्थडे के दिन ही
अपनी जान गंवा दी। कृपया मेरी मदद कीजिए ताकि मैं अपने भाई का अंतिम संस्कार कर सकूं। न्यूयॉर्क के बफेलो में 8 फीट से ज्यादा बर्फ घर और सड़कों पर जमी है। 65 लाख परिवारों के पास बिजली और पानी नहीं है, जिसने घरों को भी असुरक्षित कर दिया है। हालांकि कुछ भाग्यशाली लोग भी हैं, जिन्हें सदी के सबसे खतरनाक बर्फीले तूफान में बचा लिया गया। बफेलो में रहने वाली एक महिला शकीरा घर की खिड़की से बाहर तूफान का जायजा ले रही थी। तभी उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया, वो चीख रहा था। शकीरा अपनी दोस्त की मदद से 64 साल के बुजुर्ग को अपने घर में लाने में कामयाब रही। शकीरा ने ड्रायर से बुजुर्ग के हाथ पर जमी बर्फ पिघलाई और घास काटने वाले कटर से उनकी अंगूठी निकाली। बर्फीले तूफान की वजह से बुजुर्ग का शरीर लगातार बदल रहा था। शकीरा ने इस घटना की लाइव स्ट्रीमिंग की और मदद मांगी। इसके बाद कुछ लोगों की मदद से उस बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी जान बच गई। Okay. You're doing an excellent job, Joe. You just gotta breathe, right? We're about 5 minutes away, Joe. Yep. Right? Welcome to him. I was stressing about my kids because my kids wasn't with me. My cousin ended up keeping my kids since Thursday. But the kids is getting antsy. How we getting out of here? अमेरिका के बफेलो शहर में जो हुआ वो बहुत अप्रत्याशित है। इस तरह के बर्फीले तूफान की हाल फिलहाल मिसाल मिलनी मुश्किल है, क्योंकि इस तूफान ने शक्तिशाली अमेरिकी सिस्टम को बहुत कमजोर साबित कर दिया है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर न्यूयॉर्क प्रशासन समय रहते लोगों को बचा लेता। आज तक ब्यूरो। अमेरिका के बफेलो शहर में 8 फीट से ज्यादा बर्फ मकानों और सड़कों पर जमी हुई है। 65 लाख लोगों को बिजली पानी नहीं मिल पा रहा। मौका परस्त लोग लूटपाट भी कर रहे हैं। ये तूफान अमेरिका के 50 में से 28 राज्यों को अपनी चपेट में ले चुका है। साल की एंडल टेलर 18 घंटे तक बर्फीले तूफान से लड़ती रही, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनका परिवार घर में तड़पता रहा और मदद की गुहार लगाता रहा। ऐसा ही विलियम क्ले के साथ हुआ, जो अपने ही बर्थडे पर बर्फीले तूफान में फंस गए। सवाल यह है कि लोगों को बचाया क्यों नहीं जा सका। भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये सुनना काफी हैरान करने वाला हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की छवि महाशक्ति की है, जिसके पास आधुनिक मशीनों से लैस मजबूत प्रशासन है। सबसे बड़ी बात, बफेलो शहर में बर्फीले तूफान से तबाही की साफ साफ चेतावनी पहले से थी। शायद यही वजह है कि 23 साल की एंडल टेलर का परिवार अपने सिस्टम से बहुत नाराज है। जबकि बफेलो में नवंबर महीने से ही हालात खराब होने लगे थे। भारी बर्फबारी के वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी सर्विस की जेसीबी मशीन बर्फबारी में फंस गई, जिसे निकालने के लिए उसे लोहे की जंजीर से बांधकर खींचने की कोशिश हो रही है। अब एक और वीडियो देखिए, जिसमें आप एक ट्रक को बर्फ में फंसा हुआ देख सकते हैं। इसे निकालने के लिए कई लोग एक साथ बर्फ हटा रहे हैं। दोनों तस्वीरों से पता चलता है कि बफेलो में हालात नवंबर से ही खराब थे। छोटी गाड़ियां छोड़िए, बड़े बड़े टायरों और शक्तिशाली इंजन वाले ट्रक और जेसीबी मशीनें बर्फ के सामने बेबस थी। यही हाल 23 दिसंबर के बाद भी देखने को मिले, जब रेस्क्यू ऑपरेशन की गाड़ियों के टायर बर्फ में एक जगह घूमते दिखे। बर्फीले तूफान में अपनों को खोने वालों का सवाल है कि प्रशासन ने पहले से तैयारी क्यों नहीं की। क्यों रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के टायरों में लोहे की जंजीरें नहीं बांधी गई। अगर ऐसा होता तो 18 घंटे तक 23 साल की एंडल टेलर गाड़ी में तड़पती न रहती। परिवार की दलील अपनी जगह हो सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि बफेलो शहर में इस बार अप्रत्याशित बर्फीला तूफान आया, जिससे सब कुछ ठहर गया। लोग घरों में कैद हो गए और जो सड़क पर थे वो बर्फ में दब गए, उनकी कब्र बन गई। ऐसे लोगों के साथ क्या हुआ होगा, उसे अब आप इस वीडियो से समझिए।
ये बफेलो बिल्स नाम की अमेरिकी फुटबॉल टीम के सदस्यों की गाड़ियां हैं। ये सभी लोग जब न्यूयॉर्क के बफेलो में अपने घर लौटे तो इन्हें अपनी गाड़ियां बर्फ में दबी हुई मिली। ये देखिए किस तरह से इनकी गाड़ियों पर चारों तरफ से बर्फ जम गई है। ये सभी लोग शिकागो में अपने मैच के बाद घर लौट रहे थे, लेकिन ये सब देखकर हैरान रह गए। कुछ खिलाड़ियों ने अपनी गाड़ियों से बर्फ हटाई तो कुछ बर्फ से लदी गाड़ियों को चलाते हुए निकल गए। अमेरिका में जो हुआ उसे कुदरत का कहर ही कहा जा सकता है। सदी के सबसे भयानक बर्फीले तूफान, किसी ने बेटी खोई तो किसी ने भाई। ये तूफान भले ही गुजर गया हो, लेकिन 60 से ज्यादा परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे गया। आज तक ब्यूरो। भारत में भी पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। पहाड़ों पर बर्फबारी देखने के लिए दिल्ली, एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत से सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, जिससे वो नए साल पर बर्फबारी का मजा उठा सकें। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इतने ज्यादा सैलानी पहुंच रहे हैं कि सड़कों पर कई कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। अटल टनल के अंदर भी कई किलोमीटर का जाम देखा जा रहा है। पहाड़ों पर सैलानियों का सैलाब। अटल टनल पर कई किलोमीटर का लगा जाम। सड़कों पर पर्यटकों की बहार। नए साल पर बर्फबारी की आस। गाड़ियों की लगी लंबी लंबी कतार। गेस्ट हाउस और होटल हुए हाउसफुल। मनाली से शिमला तक ट्रैफिक जाम। नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में लोग मैदानी इलाकों से पहाड़ों की ओर नए साल का जश्न मनाने पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सैलानियों का सैलाब आ गया है। मनाली से लेकर अटल टनल तक कई जगह पर ट्रैफिक जाम लोगों के जी का जंजाल बना हुआ है। अपने घर से पहाड़ों की वादियां और बर्फबारी देखने गए लोग घंटों तक अपनी गाड़ियों में कैद रहने को मजबूर हो गए। मनाली आने वाले पर्यटकों के लिए रोहतांग जाना, रोहतांग टनल क्रॉस करके लाहौल की तरफ जाना और वहां पर सफेद बर्फ की चादर देखना, जो एहसास है वो स्वर्ग से कम नहीं है। लेकिन इस स्वर्ग तक पहुंचने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये मनाली से लेकर रोहतांग तक जाती है। सामान्य तौर पर इस जर्नी में जो है सिर्फ 45 मिनट यानी पौने घंटे का समय लगता है, लेकिन टूरिस्ट पर्यटक इतनी बड़ी संख्या में मनाली पहुंच गए कि इस पूरी सड़क में ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। घंटों लोगों को सड़क पर ही बिताने पड़ रहे हैं, उसके बाद कहीं बर्फ के दर्शन हो रहे हैं। मनाली पहुंचने वाले पर्यटक अटल टनल को पार कर लाहौल स्पीति में बर्फबारी का दीदार करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें घंटों ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर गाड़ियों की लंबी कतारों की तस्वीरें वायरल हो रही है। सोलंग नाला से मनाली तक जबरदस्त जाम देखा जा रहा है। कई इलाकों में करीब 5 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार देखी जा रही है। हजारों सैलानी अटल टनल के अंदर भी जाम में फंसे दिखे। ये नजारा अटल टनल के भीतर का है। 9 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी इस सुरंग में देख सकते हैं वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। लोग यहाँ पर घंटों जाम में फंसे हुए हैं। जाम सिर्फ टनल के दोनों तरफ ही नहीं बल्कि टनल के भीतर भी लगा हुआ है। लोग कई घंटों से इस जाम में फंसे हुए हैं। कल्पना कीजिए जो व्यक्ति शून्य से नीचे तापमान में यहाँ घंटों बिता रहा हो, उसके स्वास्थ्य के साथ क्या हो सकता है, उसकी कितनी परेशानी होगी, कितनी परेशानियां बढ़ गई होंगी। तो कुल मिलाकर देखिए ये नजारा है अटल टनल का। हालांकि टनल को पार करने के बाद सैलानियों को जो नजारा दिखाई देता है वही इन्हें घंटों जाम में फंसे रहने के बावजूद यहाँ तक खींच रहा है। घंटों ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद हम लोग आखिर कामयाब हो गए अटल टनल के इस मुहाने तक पहुंचने में। अटल टनल के भीतर भी ट्रैफिक जाम है, गाड़ियां फंसी हुई हैं। देख सकते हैं किस तरह से पर्यटक भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आमतौर पर मनाली से अटल टनल पहुंचने में 45 मिनट का समय लगता है, लेकिन जाम की हालत में लोगों को 3 से 5 घंटे तक का समय लग रहा है। पुलिस और प्रशासन जाम से निपटने के लिए ड्रोन की मदद ले रहे हैं। हिमाचल सरकार ने पर्यटकों की मदद के लिए
हेल्पलाइन नंबर 112 जारी किया है। मनाली में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया है। पहाड़ों पर बर्फ है तो चंद्रभागा नदी का पानी जमने लगा है। हजारों की तादाद में पर्यटक हर मुश्किल को पार कर यहाँ पहुँच रहे हैं। कम से कम 2-3 घंटे लगे, बिकॉज आते समय ट्रैफिक था और दोनों तरफ से ट्रैफिक था, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से ट्रैफिक था। सैलानियों के सैलाब का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 दिनों में 20,000 गाड़ियों ने अटल टनल को पार किया है। नए साल पर ट्रैफिक जाम और बढ़ने के आसार हैं, जिससे बचने के लिए मनाली को 8 सेक्टरों में बांटा गया है। रेस्टोरेंट, ढाबे और सभी टी स्टॉल्स को 2 जनवरी तक 24 घंटे खुला रखने को कहा गया है। प्रशासन ने लोगों से कह दिया है कि वो होटल बुकिंग्स कंफर्म होने पर ही मनाली आएं, क्योंकि 90% होटलों की बुकिंग पहले ही फुल हो चुकी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने लाहौर स्पीति में 44 दिनों के सूखे दौर को खत्म कर दिया और वहां बर्फबारी हो रही है। वहीं हिमाचल के बाकी हिस्सों में भी कल और परसों बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। हालांकि कोरोना रिटर्न्स की आहट के बीच सरकार अलर्ट पर है। कई सैलानी मास्क पहने हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नए साल के जश्न में महामारी की फिक्र को धुएं में उड़ा रहे हैं। मंजीत सहगल, मनाली, आज तक। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।